सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। भारत वो जो 137 करोड़ लोगों का देश है। भारत वो नहीं जो अंधभक्तों का अड्डा है। मैं अंधभक्तों के अड्डे की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उस भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ जहाँ 137 करोड़ लोग हैं और सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसमें गरीब मजदूर की है। मैं उस देश की बात कर जो देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का है। मैं उस देश की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर एक प्रधानमंत्री को ही देश समझ लिया जाए। मैं उस देश की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं जिस देश में फ्लाइट से विदेशियों को मंगा लिया जाए या अमीरों को मंगा लिया जाए और गरीबों पर लाठियां बरसाई जाए। मैं उस देश की बात नहीं कर रहा हूं। जय उस देश की कर रहा हूं जो किसान प्रधान है। मैं उस देश की बात कर रहा हूं। विनय दुबे, आप सब जानते हैं विनय दुबे को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, राजनीतिक मामलों में अपनी राय रखने वाला, या यूं कहा जाए थोड़ा सा राजनीतिक जैसा भी। लेकिन बात यह है कि कल उसके जिस मामले पर उसे गिरफ्तार किया गया, क्या उस मामले में वो दोषी था या नहीं। सवाल ये उठता है कि जिस मामले में उसे अरेस्ट किया गया है, क्या उस मामले में यह दोषी था या फिर उसे अरेस्ट करने का बहाना ढूंढा जा रहा था। सवाल ये उठता है। विनय दुबे का जो स्टेटमेंट मीडिया दिखा रही है, विनय दुबे का जो पोस्ट मीडिया दिखा रही है, जहां तक मीडिया ने दिखाया, सिर्फ मैं मीडिया की बात करूंगा, मीडिया ने जो दिखाया है वो ये दिखाया है कि विनय दुबे ने भारत सरकार को धमकाया था, धमकी दिया था कि अगर 14 को खुलने के बाद 15, 16, 17, 18 तक रेलवे विभाग लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम नहीं शुरू करता है या सरकार नहीं शुरू करती है, रेलवे विभाग नहीं खुलता है, बसें नहीं खुलती हैं, रोडवेज नहीं खुलती हैं और लोगों को अपने घर नहीं पहुंचाया जाता है, तो 20 तारीख को हम पैदल यात्रा उत्तर प्रदेश और बिहार के 1 लाख लोगों को लेकर के पैदल निकल पड़ेंगे। ये मीडिया दिखा रही है जो विनय दुबे का स्टेटमेंट है। 20 तारीख याद रखिएगा, 20 तारीख को पैदल निकल चलूंगा। राइट, कल तारीख थी 14, अब बात 20 तारीख की थी। भीड़ 14 को रेलवे स्टेशन पे हुई थी। हालांकि रेलवे स्टेशन का कोई जिक्र नहीं किया था विनय दुबे ने कि हम उस रेलवे स्टेशन से गुजरेंगे, उस रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा होकर के वहां से आगे बढ़ेंगे, ऐसा कोई नहीं किया था। कोई एक अड्डा नहीं बनाया था कि उस अड्डे पर इकट्ठा होंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं बताया था। जहां पर भीड़ इकट्ठा हुई वहां पर रेलवे स्टेशन था। जाहिर है दूसरे प्रदेशों के लोग जब रेलवे स्टेशन पर 14 तारीख को पहुंचते हैं, 14 तारीख को, 20 तारीख को नहीं, 14 तारीख को पहुंचते वाले इस्लाम भाई, 14 तारीख को पहुंचते हैं, मतलब साफ है कि 14 तारीख को पहला लॉकडाउन समाप्त होने की बात थी। तो 14 तारीख को रेलवे स्टेशन पर वो भीड़ इकट्ठा हुई जो अपने घरों को जाना चाहती थी। फिर विनय दुबे कैसे इसमें दोषी ठहराया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात, रेलवे विभाग 39 लाख बुकिंग करने वाला रेलवे विभाग, जिसने 15 तारीख से 39 लाख टिकट बुक कर चुके थे, यानी 15 तारीख से बुकिंग स्टार्ट नहीं थी, बुकिंग स्टार्ट पहले ही हो चुकी थी। उसी लॉकडाउन में बुकिंग हो रही थी जिसमें सारी वेबसाइटें बंद थी, उसमें फ्लाइट बुक नहीं कर सकते थे। लेकिन आप उस लॉकडाउन में अपने घर में बैठ करके रेलवे की टिकट बुक कर सकते थे अपने घर वापस जाने के लिए। 39 लाख टिकट बुक हो चुके थे। 15 तारीख से ट्रेन चलने की बात कही गई थी। रेलवे विभाग द्वारा एक एडवाइजरी भी जारी की गई, लिखित में है। संजय सिंह ने, अभी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उसे पढ़कर सुनाया है। मैं अभी पोस्ट कर दूंगा, आप सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, महफूज कर लीजिएगा। बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि 15 तारीख से ट्रेनें चलेंगी। जब 15 तारीख से ट्रेनें चलेंगी और एडवाइजरी जो दी है वो ये है कि
आपको 4 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पर आना होगा ताकि आपकी स्क्रीनिंग हो सके, आपके टेस्ट हो सके। उसके बाद आपको रेल से आपको ट्रेन से आपके घर छोड़ा जाएगा, यानी कि एक अड्डे से दूसरे अड्डे पे छोड़ा जाएगा, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पे छोड़ा जाएगा। ट्रेन अपना बखूबी काम निभाएगी, जिस तरीके से पहले ट्रेनें अपना काम निभा रही थी। बुकिंग पहले से जारी थी। मेरे पास कुछ टिकट मौजूद हैं जो पहले से ही बुक कर लिए गए थे और अब वो कैंसिल कर दिए गए हैं रेलवे विभाग द्वारा, लेकिन अभी तक पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। उन लोगों को जिन्होंने अपने टिकट बुक किए थे उनको पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, रिफंड नहीं मिला है। बस सिर्फ और सिर्फ कैंसिल का एक मैसेज आ गया है कि आपका टिकट कैंसिल हो गया है लॉकडाउन के चलते। जब आपको पता था कि लॉकडाउन के चलते टिकट कैंसिल करना होगा तो बुक क्यों किया था? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि जब पहले मीटिंग में नरेंद्र मोदी और सभी सीएम ये तय कर चुके थे कि लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाना है, हालांकि वो 3 हफ्ते बढ़ाया गया, लेकिन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाना है, जब बात ये हो गई थी तो फिर वो टिकट प्रक्रिया क्यों नहीं रोकी गई फौरन? क्योंकि ये विचार विमर्श तो पहले हो गया था। ये डायलॉग बाजी तो 14 को दिया है नरेंद्र मोदी ने, लेकिन पहले विचार विमर्श हो गया था, पहले मंथन हो गया था कि हमें इस लॉकडाउन को और बढ़ाना है। तो फिर ये टिकट क्यों नहीं रोके गए थे? ये रेलवे विभाग की या रेल मंत्रालय की जो कमी है उसको छुपाने के लिए एक आदमी को बलि का बकरा बनाया गया, जो 20 तारीख को पैदल चलने की बात कर रहा था किसानों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ। बात पैदल चलने की थी, भीड़ रेलवे स्टेशन पर थी, बात 20 तारीख की थी, बात यहां पर भीड़ 14 तारीख को थी। तो फिर उसका तालमेल क्या है साहब? ये 20, 14 भीड़, पैदल, रेलवे स्टेशन, ये ज्वाइंट कहां से होता है? ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये ज्वाइंट कहां से होता है। ये 20 तारीख को 14 तारीख को कैसे भीड़ आ गई, है ना? 14 तारीख को ऐसे आ गई क्योंकि 15 से रेलवे स्टेशन पर रेल जाने लगी थी, ऐसा रेलवे विभाग ने लिखित में एडवाइजरी जारी करके कह दिया था। टिकट बुक कर, अब भाई साहब मैंने 1000 रुपए दे करके टिकट बुक किया है तो जाहिर है कि मैं रेलवे स्टेशन पर जाऊंगा, और हमें यह भी पता है कि रेलवे स्टेशन पर भीड़ बहुत होने वाली है, इसलिए पहले ही जाऊंगा। तो फिर गलती किसी और की कहां है? गलती तो सरकार की है, गलती तो सरकारी मंत्रालय की है। अरेस्ट तो उनको करना चाहिए जो अधिकारी हैं, जो मंत्रालय हैं। हम तो कहते हैं सीधे सीधे रेलवे मंत्री को आप अरेस्ट कीजिए और पूछिए उनसे कि आखिर किसने तुम्हें यह इजाजत दी थी कि तुम 39 लाख टिकट बुक करवा लो। अगर रेलवे मंत्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कौन है? कौन है जो 39 लाख टिकट का पैसा गबन करके बैठा है? वो कौन है जो 39 लाख टिकट, 39 लाख भारतीयों को ठग चुका है? वो कौन है? है कोई जवाबदेही इसकी या नहीं? मीडिया की बात क्या की जाए, मीडिया की बात ही अलग है। कहीं दूर पर मस्जिद थी, वो भीड़ रेलवे स्टेशन से मस्जिद तक पहुंच गई, तो बात ये हो गई कि ये मस्जिद पे भीड़ है। खैर, मीडिया की बात ही करना बेकार है, क्योंकि कुत्ते की दुम है, उसको जब तक उसके साथ जूता जिहाद नहीं किया जाएगा तब तक वो संभलने वाली नहीं है ना? वो संभलने वाली नहीं है जब तक उसके साथ जूता जिहाद ना किया जाए। हमने आपको बताया था जूता जिहाद शुरू कर दीजिए ताकि मीडिया सुधर जाए, है ना? तब सुधर जाएगी जब आप जूता जिहाद शुरू करेंगे, तब मीडिया सुधरेगी। खैर, आगे बताते हैं आपको। ये तो हो गया रेलवे विभाग की कमजोरियों को, कमियों को, उसकी दलाली को, उसके गबन को छुपाने के लिए एक निर्दोष को फंसा दिया गया। अब बात करते हैं इस बात पे कि विनय दुबे है क्या, विनय दुबे करता क्या है। दरअसल विनय दुबे ने किया क्या था, यही सवाल बनता है कि विनय दुबे ने किया क्या था। अगर आज 20 तारीख होती या कल 20 तारीख होती जिस दिन उसे अरेस्ट किया गया, अगर ये 14 तारीख ना होते हुए 20 तारीख मान लीजिए, इसको मीडिया के द्वारा इसको मान लेते हैं कि ये 20 तारीख है, 14 तारीख को ना होते हुए ये 20 तारीख हो गई साहब, चलिए मान लिया कि हमने ये 20 तारीख है और विनय दुबे के कहने से ये भीड़ रेलवे स्टेशन पे इकट्ठा हुई थी, जबकि विनय दुबे का यह कहना था कि हम 20 तारीख को पैदल पग यात्रा यूपी और बिहार के 1 लाख किसानों के साथ करेंगे। यानी रेलवे का कोई मामला नहीं था, रेलवे स्टेशन पे 14 तारीख को भीड़ बटोरने का कोई प्लान नहीं था। तो फिर सीधी बात है, तो फिर विनय दुबे कौन है और ये क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था? क्या ये सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का रहा था? क्या ये सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का रहा था, या ये उन लोगों की आवाज उठा रहा था जो भूख से परेशान हैं? अगर मान लिया कि 1 लाख लोग भड़क गए और रेलवे स्टेशन पर 1 लाख लोग विनय दुबे की जबान से आ गए,
सोचने की बात यह है कि उन 1 लाख लोगों के परिवार में 5 लोग, 4 लोग, 3 लोग, 8 लोग मिलाकर के एक सिस्टम बना लेते हैं। चलो 5 लोगों का एक परिवार मान लेते हैं कि एक आदमी का परिवार में 5 लोग, यानी उस 1 लाख के बाद 4 लाख लोग यूपी और बिहार में परेशान थे उन 1 लाख लोगों की वजह से। यानी वो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे, वो रोजी रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहे थे। यानी कि ये मान लें कि 4 लाख लोग यूपी बिहार में भूखे मर रहे थे, उसकी आवाज विनय दुबे ने उठाई। 1 लाख लोग मुंबई में भूखे थे, उसकी आवाज विनय दुबे ने मुंबई में उठाई। यानी 5 लाख लोगों की आवाज अगर विनय दुबे ने उठाई है, उनकी जो भूखे थे, उनकी जो मजदूर थे, उनकी जो मजलूम थे, तो फिर यह सरकार के खिलाफ कैसे हो गया? यानी कि इस बात साफ हो गई है, अगर यह सरकार के खिलाफ है, मतलब यह है कि गरीबों के साथ बोलने वाला सरकार का दोषी, यानी गरीबों के फेवर में बोलने वाला, सरकार के खिलाफ बोलने वाला, सरकार के अगेंस्ट खड़े होने वाला, सरकार का विरोधी। मतलब या तो आप गरीब के साथ हो सकते हैं और या फिर सरकार के साथ हो सकते हैं। कुल मिलाकर के ये पता चलता है कि गरीब कुछ और है, सरकार कुछ और है। गरीबों से सरकार का कोई राबता नहीं है। आपको याद होगा फ्लाइट चली थी, फ्लाइट, इमरजेंसी फ्लाइट कह सकते हैं उनको। अगर उनको कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, विदेशों से सर्जिकल स्ट्राइक करके उन लोगों को लाया गया था जो किसी पॉलिटिशियन के संपर्क में रहते हैं। यही है ना भाई। हमें तो किसी ने नहीं कहा कि चलिए साहब भारत चलिए आप, हमने तो नहीं देखा है, जितना टिकट का पैसा वो देते उतना ही हम देते, तो हमसे तो किसी ने नहीं कहा। मतलब ये कुल मिलाकर के कि उन विदेशियों को कह रहा हूं, समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि विदेशी ही हैं वो, क्योंकि सारा पैसा विदेश से ले जाकर के विदेश में खर्च कर रहे हैं और हम विदेश से लेकर के देश में पहुंचा रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं ना? तो वो हो गए विदेशी, वो विदेश में प्रॉफिट दे रहे हैं विदेशी सरकारों को और हम विदेश से कमा करके देश को दे रहे हैं। तो हम हो गए देसी और वो हो गए विदेशी। ठीक है, चलते हैं। हमसे किसी ने नहीं कहा कि साहब आप चलिए, टिकट आपको भी देना है, आप दीजिए टिकट और चलिए इंडिया। हमसे नहीं कहा। कहा उनसे जो किसी पॉलिटिशियन के संपर्क में थे, किसी पॉलिटिशियन के औलादों में से थे, परिवार में से थे, खानदान में से थे या दोस्ती में से थे, उनसे कहा गया। और उनके लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसी एक मुहिम छेड़ी गई जो भारत सरकार के अधीन होती है। बगैर भारत सरकार के सिग्नेचर के कोई भी मुल्क से एक आदमी नहीं आ सकता है। फ्लाइट तो बहुत दूर की बात है साहब, फ्लाइटें भर के आना बहुत दूर की बात है। एक बंदा नहीं आ सकता है जब तक भारत सरकार का अप्रूवल ना हो। तो फिर इतने लोग विदेशों से लाए गए सरकार के अप्रूवल के साथ, राइट भाई। बगैर सरकार के अप्रूवल के तो नहीं हो सकता ना। अगर ये मान लीजिए कि बगैर सरकार के अप्रूवल के इतनी बड़ी तादाद में विदेशों से लोग पहुंच गए, तो ये भारत सरकार का फेलियर है कि इतनी बड़ी तादाद में विदेश से लोग भारत कैसे पहुंच गए। तो भारत सरकार कहेगी नहीं साहब, मेरी मर्जी से आए हैं, यही कहेंगे ना, मेरी मर्जी से आए हैं, बगैर मेरी इजाजत के नहीं आ सकते। यही है ना? ठीक है, मान लिया आपकी इजाजत के बगैर नहीं आ सकते। सब कुछ बताता हूं। काहे को चिंता कर रहे हैं भैया, काहे को चिंता कर रहे हैं? इतनी चिंता ना करें, सब बता देंगे हम। काहे को चिंता कर रहे हैं? ईरान में कितने संपर्क में थे, सऊदी में कितने संपर्क में थे, अमेरिका में कितने संपर्क में थे, सब बताएंगे। चिंता ना करें आप, चिंता ना करें। खैर आगे बढ़ते हैं। गरीब किसान 1 लाख मुंबई में, तकरीबन इतनी दिल्ली में रख लीजिए, तकरीबन इतनी और राष्ट्र प्रदेशों में समझ लीजिए। कुल मिलाकर के 4-5 लाख मजदूर किसान, जो मजदूर हैं, गरीब हैं, वो भारत के ही किसी कोने में मजदूरी कर रहे थे और वहीं पर रह गए। भारत में ही पहुंचाना था, उसके लिए हमारे पास कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। जबकि उनको भेजने के लिए हम एक ट्रेन में 1000 अगर सीट हैं तो हम उसमें 5000 भर देते, तब भी काम चल जाता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमारे पास बजट था मगर हमने नहीं किया। मतलब कुल मिलाकर के सरकार ने यह सोच लिया है कि गरीब है उसको नीचे दबने दो, अमीर है उसकी मदद करो। टैक्स कौन देता है? सब। एक साबुन की टिकिया खरीदते हो, टैक्स जाता है। फिर मामला क्या है साहब?
टैक्स तो बराबर कर देते हैं, तो फिर हमारे बारे में कौन सोचेगा? और हमारी आवाज उठाने वाले इस्लाम जावेद भाई, हमारी आवाज उठाने के लिए कौन आएगा? और जो आएगा वो सरकार का दोषी पाया जाएगा। मतलब ये कि अगर आपने गरीब की बात की तो आप सरकार के विरोधी हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये कि दुश्मन का दोस्त दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है ना? अब भाई आप मेरे दुश्मन हैं, मान लीजिए सरकार है और हमारी दुश्मन है, अब हमारे जो दोस्त होंगे वो उनके दुश्मन। तो कुल मिलाकर के ये होता है कि सरकार गरीबों की दुश्मन है। अब जब गरीबों के साथ आप बोलेंगे तो आप भी सरकार के दुश्मन होंगे। यही हो गया ना? तो विनय दुबे को यहीं फंसाया गया है। बाकी प्रूफ है हमारे पास इसके, अगर चाहें तो आप ले सकते हैं, चिंता ना करें, हम इसके लिए तैयार हैं। जय हिंद, धन्यवाद, मस्त रहें।